नमस्कार, डिजाइनर न्यूज़ के खास कार्यक्रम कहीं अनकहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम हर सोमवार हम आपके सामने लेकर आते हैं जिसमें ऐसी बातों की चर्चा होती है, खासतौर पर ऐसे राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं जो खबरें हैं और खबरें नहीं भी हैं, बिटवीन द लाइंस। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि पत्रकारिता जो है वो केवल इबारत में सिमटी हुई पत्रकारिता नहीं है, बल्कि कई बार बिटवीन द लाइंस जर्नलिज्म होता है जो हमको दिखता नहीं है, लिखता नहीं है, उसको समझना होता है। और इसी तरह की कुछ खबरें हम वरिष्ठ पत्रकार अरविंद तिवारी के साथ लेकर आते हैं, जो इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं, और उनका बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम है राजवाड़ा टू रेजेंसी, जिस कार्यक्रम को हम यहाँ टीवी पर प्रस्तुत करते हैं कहीं अनकहीं में। आपका बहुत स्वागत है अरविंद जी। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो ये पूरा घटनाक्रम, जो राजनीतिक घटनाक्रम है, प्रशासनिक घटनाक्रम है, और उस पर उन 28 उपचुनावों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, असर दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ताज़ा एक फोटो सेशन बहुत चर्चा में। हालांकि फोटो सेशन अक्सर हीरो हीरोइन का होता है और खासतौर पर हीरोइन का होता है, और डब्बू रत्नानी बहुत बड़ा नाम है फोटो सेशन करने के लिए। लेकिन अभी एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना फोटो सेशन करवाया है नए रंग रूप में, नए कलेवर में, और वो कलेवर है भाजपा का, कमल का और केसरिया का। तो इस नए फोटो सेशन का राज क्या है? दरअसल चुनाव बिल्कुल सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी लगभग तय सा है, और जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उनमें सिंधिया समर्थकों का बड़ा बाहुल्य। हालांकि वो सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो गए, लेकिन सिंधिया समर्थकों का ठप्पा तो उन पर लगा ही हुआ है। सिंधिया के साथ वो जो है कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, और इन सारे लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में हमारी री एंट्री जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद से ही हो सकती है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में नरेंद्र सिंह तोमर मदद कर रहे हैं, प्रभात झा मदद कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री लगे हुए हैं, विष्णुदत्त शर्मा जो प्रदेशाध्यक्ष हो ग्वालियर चंबल संभाग से। लेकिन इसके बावजूद ये माना जा रहा है कि सिंधिया जो है वो उनका अपर हैंड रहने वाला है। हर उम्मीदवार को सिंधिया की मदद की ज़रूरत लगेगी, और ग्वालियर चंबल संभाग के नतीजे सिंधिया का राजनीतिक भविष्य भी तय करने वाले हैं। तो उम्मीदवार लंबे समय से बात कर, आपने देखा कभी कि वो छोटी छोटी बातें सामने आ रही थी, जैसे कि एक कार्यक्रम में ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए और उन्होंने तिरंगा दुपट्टा पहन रखा था, तो उस पर बड़ी चर्चा हो गई कि भगवान कब पहनेंगे, भगवान से अभी भी परे। तो एक अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत व्यापक फोटो सेशन दिल्ली में हुआ, जो उम्मीदवारों जिसके लिए उम्मीदवारों का और समर्थकों का बड़ा दबाव था ज्योतिरादित्य सिंधिया का कि हम आपको भाजपा के रंग में रंगा हुआ देखना चाहते हैं। और ऐसे समय में जब खुद नेता के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का मुद्दा बना हुआ हो, समर्थक उम्मीद लगा के बैठे हों, तो सिंधिया ने भी अपने समर्थकों की बात को माना, और एक दिल्ली में शानदार फोटो सेशन के बाद हमें लगता है कि आने वाले समय में हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो भी फोटो देखने को मिलेंगे वो भगवा के रंग में रंगे हुए मिलेंगे। वो कमल में उसका कमल उन पे आपको चढ़ा हुआ दिखेगा। एक बहुत अच्छे फोटो सेशन के बाद समर्थक भी खुश हैं, और सिंधिया को भी लग रहा है कि उन्होंने कम से कम अपने समर्थकों की एक इच्छा की पूर्ति तो कर दी। सिंधिया जी के भाजपा में जाने के बाद कांग्रेस की जो शीर्ष समिति है, सेंट्रल वर्किंग कमेटी, केंद्रीय कार्य समिति, उसमें जो एक वैक्यूम हुआ है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सिंधिया जी उसको में प्रतिनिधित्व करते थे और राष्ट्रीय महासचिव भी थे कांग्रेस के, प्रियंका जी के साथ यूपी के प्रभारी भी थे। लेकिन सिंधिया जी के जाने के बाद से अभी तक वो जगह खाली है, और मध्य प्रदेश की राजनीति में जो कई दिग्गज हैं जो हमेशा से केंद्रीय नेतृत्व के नज़दीकी रहे हैं, इंदिरा गांधी और नेहरू जी के ज़माने से। अगर आप नेहरू जी के ज़माने की बात करें तो द्वारका प्रसाद मिश्र, और इंदिरा गांधी के ज़माने में अर्जुन सिंह और पीसी सेठी, श्यामाचरण शुक्ल, और राजीव गांधी के ज़माने में भी अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह और श्यामाचरण। तो ये तमाम एक लंबी फहरिस्त है, पर अभी दिग्विजय सिंह जरूर उसके सदस्य हैं, लेकिन अभी विशेष आमंत्रित हैं। लेकिन वो जो मध्य प्रदेश को वजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह क्या है? देखिए, आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद लोगों को वास्तव में, कांग्रेस के बड़े नेता भी आश्चर्यचकित हैं कि मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है। दिग्विजय सिंह स्पेशल इनवाइटी के रूप में शामिल किए गए, लेकिन कोई वाइस प्रेसिडेंट मध्य प्रदेश से नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, और इवन यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो आने वाले समय में सचिव स्तर पर नियुक्तियाँ होने वाली है उसमें भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व घटना ही है। तो आखिर ऐसा समझ में नहीं आया, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को जिन राज्यों में सफलता मिली थी उसमें मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था,
और ये निश्चित तौर पर माना जाता तब था कि कमलनाथ जब तक मध्य प्रदेश के अध्यक्ष नहीं बने थे तो वो सेंट्रल में जनरल सेक्रेटरी थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जनरल सेक्रेटरी भूमिका में थे, जीतू पटवारी सेक्रेटरी थे, उमंग सिंगार सेक्रेटरी थे, दिग्विजय सिंह भी रहे, दिग्विजय सिंह खुद महासचिव रहे थे, दिग्विजय सिंह खुद महासचिव रहे थे और प्रभावशाली भूमिका में थे। आंध्रा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, कई राज्यों के वो प्रभारी रहे। लेकिन इस बार सबको बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो पुनर्गठन हुआ है उसमें मध्य प्रदेश की पुराने लीडर्स को तो आप छोड़ दीजिए, हमने तो वो दौर देखा जैसा आपने बताया कि द्वारका प्रसाद मिश्रा, पीसी सेठी, विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, इवन अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए मोतीलाल वोरा पहले कोषाध्यक्ष रहे, उसके बाद में प्रभारी महासचिव प्रशासन की बड़ी अहम भूमिका में थे। लेकिन इस बार जो पुनर्गठन हुआ है उसमें मध्य प्रदेश को प्रतिनिधित्व नहीं है और सेकंड लाइन भी हमारी आगे नहीं आ पाई कि भाई सेकंड लाइन कई राज्यों को मौका इस स्वरूप में मिला है कि चाहे उनके यहाँ से कोई महासचिव नहीं बन पाया, उपाध्यक्ष नहीं बन पाया, लेकिन राज्यों के प्रभारी बनाए गए कई राज्य, लेकिन मध्य प्रदेश से राज्यों के प्रभारी बनने में भी किसी को मौका नहीं मिल पाया। तो बड़ा सब आश्चर्य थे कि क्या कारण है कि सीनियर लीडर्स तो चलिए सीनियर लीडर्स को तो मान के सुरेश पचौरी को जैसे माने लंबे समय तक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स की उन्होंने अभी उपेक्षा का शिकार है। और जो पार्टी की सेकंड लाइन है, चाहे उसमें अरुण यादव हो, मीनाक्षी नटराजन हो, उमंग सिंगार हो, जो पार्टी के दूसरे लीडर है जीतू पटवारी हो, इन्हें कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि पार्टी कहीं वेटेज दे रही है और इसका कारण समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या कारण है कि पार्टी में मध्य प्रदेश की इतनी उपेक्षा हो रही है। और मध्य प्रदेश की इसी उपेक्षा का नतीजा है कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मध्य प्रदेश के कांग्रेसियों की जिस तरह से उपेक्षा कर रहा है उसी का ये नतीजा माना जा सकता है कि महेंद्र बौद्ध जो कभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, बड़े दलित नेता रहे, गृह मंत्री रहे, वो कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर चुके हैं और अब उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली है। देखिए, महेंद्र बौद्ध को जब उन्होंने कांग्रेस के एससी सेल के प्रेसिडेंट पद को छोड़ा था तभी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था कि ऐसा समय में जब मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना और उसमें से कम 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों में एससी के वोटों का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो ऐसे में महेंद्र बौद्ध ने पद क्यों छोड़ा? पद छोड़ना तक तो सीमित था, अब उन्होंने पार्टी को भी अलविदा कह दिया और वो बसपा के भांडेर से उम्मीदवार हो गए। पहले ऐसा माना जाता था कि महेंद्र बौद्ध का जो है मध्य प्रदेश के जो अनुसूचित जाति के कांग्रेस कार्यकर्ता उनमें अच्छा होल्ड है। और आपको मालूम है दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे, बहुत युवा थे उस समय, उनको गृह मंत्री बनाया गया था और उसके बाद कई चुनाव में पार्टी ने उनको मौका दिया, हालांकि वो सफल नहीं हो पाए। पिछली बार भी वो भांडेर से जब दावेदार थे तो वहाँ से रक्षा सिरोनिया को सिंधिया जी की पहल पर टिकट मिल गया था। महेंद्र बौद्ध को इस बार उम्मीद थी कि मुझे मौका मिलेगा, लेकिन इस बार भी बसपा छोड़ के कांग्रेस में आए, फूल सिंह बरैया को मौका मिल गया, तो महेंद्र बौद्ध ने अंततः पार्टी को अलविदा कहना उचित। महेंद्र प्रदेश अध्यक्ष भी हाँ, उन्होंने पार्टी को कहा, पार्टी से उन्होंने नाता तोड़ लिया और अब वो बसपा के उम्मीदवार के रूप में मैदान में। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि चूंकि कमलनाथ की बहुत डीप स्टडी इस समय है और विशेषकर ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर उनका बहुत एक अलग स्पष्ट नजरिया है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है, पार्टी के नेताओं ने भी ऐसे संकेत दिए कि पार्टी को भी, अब पार्टी की लीडरशिप को भी ऐसा लग रहा था कि महेंद्र बौद्ध अब चूक गए हैं। एक लंबा समय जब किसी आदमी को रेगुलर पॉलिटिक्स में हो जाता है, मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में हो जाता है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि अब उसके दिन चले गए हैं। और मुझे वही लगता है अन्यथा कोई कारण नहीं है कि जब इतना कठिन दौर चुनाव सामने है, ग्वालियर चंबल संभाग प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ, ऐसे समय में महेंद्र बौद्ध जैसा नेता पार्टी छोड़ के चला जाए और पार्टी उसकी चिंता न करे, यह भी एक मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि पार्टी के पास भी कहीं ना कहीं महेंद्र बौद्ध को लेकर कोई स्टडी तो थी। पर कई बार ऐसा भी होता है ना अरविंद जी की, आदमी की भले ही आंख फूट जाए मगर सामने वाले का अपशकुन तो हो ही जाता है जी। तो महेंद्र बौद्ध पार्टी में चर्चा तो है, महेंद्र बौद्ध यही करने जा रहे हैं। नहीं, चर्चा इसी बात को लेकर है कि आखिर महेंद्र बौद्ध ने पार्टी क्यों छोड़ी, ये चर्चा का विषय तो है। और चर्चा भारतीय जनता पार्टी में भी हो रही है। नए सह संगठन मंत्री जो आए हितानंद जी की, कि उन्हें पहले कहा गया था कि उन्हें शायद महाकौशल की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अभी ग्वालियर की चंबल की जो 16 सीटें हैं उसका प्रभार उनको दिया गया है और उन्होंने ग्वालियर में जाके मोर्चा भी संभाल लिया है। तो सुभाष भगत जी के साथ जो एक नई कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हितानंद जी का बन रहा है, सुभाष भगत, हितानंद जी और वीडी शर्मा। अरविंद तिवारी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले साल भर से हम लगातार देख रहे हैं कि वीडी शर्मा और सुहास भगत की युति बहुत मजबूत होती जा रही है। दिन ब दिन पार्टी में संगठन से जुड़े निर्णयों में पहले जो सत्ता की दखल थी वो लगभग समाप्त होती जा रही है और ये दोनों जो लीडर हैं वीडी शर्मा और सुहास भगत, ये संगठन से जुड़े मामलों में, अभी आपने जब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई में महासचिवों की नियुक्ति का जो मामला हमने देखा उसमें भी स्पष्ट हो गया कि वीडी शर्मा और सुहास भगत की जोड़ी
जो है उनको हर जगह तवज्जो मिल रही है। बीच में अतुल राय कुछ समय के लिए इस जोड़ी के साथ आ गए थे और अतुल राय जो है संगठन महामंत्री की भूमिका में महाकौशल क्षेत्र देख रहे थे, लेकिन अतुल राय ज़्यादा दिन भाजपा की राजनीति में रह नहीं पाए, उन्हें वापस संघ ने जो है अलग जिम्मेदारी मुकर्रर करके भेज दिया। अब हितानंद शर्मा जो हैं वो सुहास भगत और वीडी शर्मा के साथ है, तो ऐसा पार्टी में माना जा रहा है कि युति अब तिकड़ी में बदल गई है। जो वीडी शर्मा और सुहास भगत की युति थी वो अब तिकड़ी में बदल गई है और ये तीनों लीडर्स मिलकर पार्टी को मजबूती देने के काम में लगे हुए हैं। और आपने देखा कि इस समय ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज़्यादा, मैंने आपको बताया कि पार्टी के लिए वहाँ की 16 सीटें बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है और ऐसी स्थिति में पार्टी में हितानंद शर्मा का मुख्य भूमिका में आना और ग्वालियर चंबल संभाग में प्रभारी के तौर पर सक्रिय होना एक स्पष्ट संकेत दे रहा है कि जो अभी तक युति थी वीडी शर्मा और सुहास भगत की, वो एक वजनदार, हितानंद शर्मा के उसमें शामिल होने के बाद एक वजनदार तिकड़ी के रूप में बदल गई। और एक वजनदार नाम इंदौर से भी चल रहा है, जयंत भिसे का, जो जिन्हें बहुत ही नज़दीकी माना जाता था पहले सुमित्रा महाजन का, और फिलहाल वे उषा ठाकुर की बड़े नज़दीकी हैं और कहा जा रहा है कि संघ उन्हें कोई बड़ा दायित्व देना चाहता है संस्कृति मंत्रालय में। देखिए, जयंत भिसे संघ के बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और संघ ने जब भी उन्हें कोई जिम्मेदारी सौंपी है बहुत ईमानदारी से उन्होंने उस भूमिका का निर्वहन किया। उषा ठाकुर का जो महू विधानसभा क्षेत्र का चुनाव था उसमें जिन लोगों ने पर्दे के पीछे अहम भूमिका निभाई उसमें जयंत भिसे भी शामिल थे। सानंद न्यास के माध्यम से आपको अच्छे से मालूम है कि जयंत भिसे एक बहुत अच्छा संगठन चला रहे हैं और उस संगठन ने इंदौर को राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक परिदृश्य पे एक अलग ही पहचान दी है। अब उषा ठाकुर संस्कृति विभाग की मंत्री हैं, जयंत भिसे संघ के प्रिय पात्र हैं और संघ निश्चित तौर पर चाहेगा कि उनके जो प्रिय पात्र हैं जयंत भिसे, उन्हें कहीं ना कहीं संस्कृति विभाग से जुड़े किसी प्रकल्प में अहम भूमिका निभाने को मिले। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि संघ की तो पसंद यह है कि भारत भवन के प्रबंध न्यासी पद पर जयंत भिसे काबिज हों और जो तैयारी चल रही है उसी दिशा में चल रही है। लेकिन लगता है कि इसके पहले एक चूंकि अनुभव तो कामकाज का जयंत भिसे के साथ जुड़ा हुआ है ये, लेकिन मुझे लगता है कि उसके पहले उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी जैसी किसी संस्था में संचालक के पद पर उन्हें नियुक्ति देकर और उन्हें भारत भवन में लाने का रास्ता खोला जा सकता है। अब बात की जाए ब्यूरोक्रेसी की, ये तो बात हमने की थी सियासत की कि सियासत में क्या सुगबुगाहट है, क्या सरगर्मियां हैं, लेकिन इंदौर में कभी बहुत दबंग एसपी रहे अनिल कुमार धस्माना, जिन्होंने ऑपरेशन बॉम्बे बाजार चलाया था और उस समय के बहुत नामचीन कुख्यात बाला बेग का साम्राज्य जिन्होंने नेस्तनाबूद किया था, वो अनिल कुमार धस्माना बाद में रा के चीफ बने और रा के चीफ रहते हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, खासतौर पर पाकिस्तान के संदर्भ में। लेकिन अब उनको एक नई जिम्मेदारी दी गई है और उस जिम्मेदारी देने में नरेंद्र मोदी जी और अजीत कुमार डोभाल का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए, अनिल धस्माना मध्य प्रदेश कैडर के बहुत ही काबिल अफसरों में रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि इंदौर के एसपी रहने के बाद जब वो केंद्र में प्रतिनियुक्ति पे चले गए उसके बाद कई ऐसे मौके पे आए जब मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें मध्य प्रदेश में अहम भूमिका में लाना चाहा, लेकिन चूंकि जिस स्थान को अनिल धस्माना प्राप्त कर चुके थे उस के मद्देनजर ये स्पष्ट लगने लगा था कि सेंट्रल की किसी भी एजेंसी में वो बहुत अहम भूमिका में रहेंगे और रॉ जैसी एजेंसी में मध्य प्रदेश कैडर के एक आईपीएस अधिकारी का लंबे समय तक रहना और उसके शीर्ष पद से, उसके डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर होना मध्य प्रदेश उस अधिकारी के लिए, अनिल धस्माना के लिए तो सम्मान की बात थी, मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत सम्मान की बात थी। और ऐसा माना जा रहा था कि रॉ के चीफ से जब अनिल धस्माना रिटायर हुए थे तो उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा, किसी महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व उन्हें सौंपा जाएगा। लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि चूंकि बहुत लंबी फहरिस्त है राज्यपाल पद के लिए इच्छुक राजनीतिक लोगों की और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स की, तो हो सकता है कि उस लंबी फहरिस्त में कहीं अनिल धस्माना का नाम कहीं खो गया है। लेकिन अभी उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी बहुत ही इस दौर की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की सीमाओं से जुड़ा जो संगठन है एनआरटीए, उसका उन्हें इंचार्ज बनाया गया, उसका हेड बनाया गया अनिल धस्माना को,
जो बहुत सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण पद है, मतलब ऐसा पद है जो चर्चा में कम रहता, जो लेकिन डीआरडीओ और दूसरे संस्थानों के साथ समन्वय बनाएगा और खासतौर पर उन हथियारों और उन अनुसंधान के बारे में सोचेगा और कहाँ कैसी तैनाती होना, बिल्कुल, और कहाँ सैन्य कहाँ किस अनुपात में सेना की तैनाती होना चाहिए, कहाँ कौन से अस्त्र शस्त्रों का उपयोग होना चाहिए, सामरिक महत्व को देखते हुए ये सारा वो संगठन तय करता। प्रधानमंत्री का सीधा नियंत्रण उस संगठन पे है, और अजीत डोभाल जो है, जो प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वो भी इस संगठन के वर्किंग को बहुत बारीकी से उस पर नजर रखते हैं। तो अनिल धस्माना की इस पद पे नियुक्ति जो है, निश्चित तौर पर उनकी काबिलियत का, उन्हें जो काम करने वाले अधिकारी की जो कद्र की बात की जाती है कि काम करने वाला अधिकारी कभी सेवानिवृत्त नहीं होता, वही अनिल धस्माना के साथ हुआ है और उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इंदौर का एसपी रहते हुए उन्होंने अपने तेवर दिखा दिए थे और दिखा दिया था कि वह बहुत ही ऊंचाई पर जाने वाले हैं, और वास्तव में जो इंदौर का एसपी या कलेक्टर रहता है वो उसकी प्रतिभा को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए इंदौर के 2 पूर्व कलेक्टरों का नाम इस वक्त कमिश्नरी के लिए चल रहा है। जी बिल्कुल, आने वाले समय में मध्य प्रदेश के 3 संभागों के संभागायुक्त सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबलपुर, सागर और चंबल संभाग। और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर नियुक्ति के लिए संभागायुक्त, देखिए पहले भी मैं इस कार्यक्रम में आपसे शेयर कर चुका हूं कि मध्य प्रदेश में इन दिनों प्रमोटी आईएएस अधिकारियों का संभागायुक्त पद पर बड़ा वर्चस्व है, लेकिन ये 3 अधिकारी रिटायर हो रहे हैं, तीनों प्रमोटी हैं, और इनके स्थान पर किसे मौका मिलता है इस पर सबकी नजर है। लेकिन इंदौर के पूर्व कलेक्टर निशांत बरवड़े और लोकेश जाटव के साथ साथ इंदौर में कमिश्नर रहे आकाश त्रिपाठी, कलेक्टर भी रहे और कमिश्नर भी रहे, वो भी संभागायुक्त पद की दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि जबलपुर बड़ा महत्वपूर्ण संभाग है। सागर और चंबल तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन जबलपुर बड़ा महत्वपूर्ण संभाग है, और प्रशासनिक दृष्टि से भी और राजनीतिक संवेदनशीलता भी जो है, तो हर मुख्यमंत्री चाहता है कि वहां एक मैच्योर्ड अधिकारी संभागायुक्त के रूप में रहे। तो देखते हैं किसे मौका मिलता है, लेकिन इंदौर के पूर्व कलेक्टर जो हैं वो संभागायुक्त पद की दौड़ में शामिल तो हैं। और इंदौर का आईजी पद भी इस वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया, खासतौर पर जब इंदौर के आईजी पद को लेकर सुगबुगाहट चल रही थी कि विवेक शर्मा साहब चूँकि कमलनाथ जी के कार्यकाल में पदस्थ हुए थे, और दूसरी बात ये भी थी कि विवेक शर्मा साहब का जो दिल्ली में और हरियाणा में जो कनेक्शन था, विवेक शर्मा ऐसे एक अधिकारी थे मध्य प्रदेश पुलिस के जिन्होंने हरियाणा के 4 जिलों में भी एसपी रहे थे, डिप्टी कमिश्नर भी रहे, तो वो उनका जो हरियाणा और दिल्ली का जो कांग्रेस कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को रास नहीं आ रहा था। तो अब जो नए आईजी बने हैं, उसके पहले बहुत नाम चल रहा था जयदीप प्रसाद, साई मनोहर और दूसरे लोगों का, लेकिन बाजी मारी योगेश देशमुख ने। देखिए, इंदौर के कमिश्नर और आईजी पद को लेकर हमेशा हमने देखा कि जो नाम चर्चा में रहते हैं उन्हें पदस्थापना मिलने में बड़ी दिक्कत जाती है। जब अप्रैल में चर्चा शुरू हुई थी कि विवेक शर्मा हटाए जा सकते हैं, तो सबसे पहले नाम आया था इंदौर में एसएसपी रहे साई मनोहर का, लेकिन इंदौर की जो पॉलिटिकल लॉबी है उसने मुख्यमंत्री के सामने विरोध किया कि, और इस बात को लेके साई मनोहर का विरोध किया कि उनकी कार्यक्षमता को लेकर किसी पे कहीं कोई वो नहीं है, सवाल नहीं है, लेकिन ये जो चुनाव का दौर है और इंदौर संभाग के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना, ऐसे दौर में पॉलिटिकल एडजस्टमेंट वो कितना कर पाएंगे, उसको लेकर बड़ी चर्चा थी। उसके बाद जयदीप प्रसाद का नाम चला, राजा बाबू सिंह का नाम चला, राकेश गुप्ता का नाम चला, लेकिन अंततः योगेश देशमुख इंदौर के आईजी बने। बीच में एक चर्चा ये भी चली थी कि शायद विवेक शर्मा, उपचुनाव तक विवेक शर्मा ही आईजी रहे, लेकिन अंततः विवेक शर्मा को हटना पड़ा और योगेश देशमुख की आईजी पद पर पदस्थापना ये स्पष्ट संकेत देती है कि ये मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी की पसंद है। जिस तरह से साई मनोहर विवेक जौहरी की पसंद थे, तो साई मनोहर की पदस्थापना तो हो नहीं पाई, लेकिन योगेश देशमुख अंततः इंदौर के आईजी बनने में सफल हुए। बहुत काबिल अधिकारी हैं, इसके पहले वो चंबल के और भोपाल के आईजी रह चुके हैं, कई जिलों में एसपी रहे हैं, और बेदाग कैरियर योगेश देशमुख का रहा है। और ये माना जा रहा है कि विशुद्ध प्रशासनिक स्तर का फैसला योगेश देशमुख की इंदौर के आईजी पद पर जो नियुक्ति वो विशुद्ध प्रशासनिक स्तर का फैसला। इसी के साथ साथ इसी बदलाव में साई मनोहर को जो है वो पुलिस का जो इन दिनों बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो हो गया है साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम का अभी तक वो आईजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ जो है वो अब एडीजी साइबर क्राइम का काम भी साई मनोहर देखेंगे। तो मतलब दोनों अधिकारियों का, योगेश देशमुख बहुत काबिल अधिकारी हैं तो उनको तो इंदौर का आईजी पद मिला ही, लेकिन साई मनोहर भले इंदौर का आईजी नहीं बन पाया, लेकिन डीजीपी विवेक जौहरी ने जो है उनका सम्मान बरकरार रखवाया है, और एडीजी साइबर क्राइम के रूप में वो भी पुलिस मुख्यालय में अहम भूमिका में रहेंगे। इस वक्त अगर अहम भूमिका की बात की जाए तो बहुत ही
महत्वपूर्ण भूमिका में जो है वो दीपाली रस्तोगी हैं। हालांकि उनके पति और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में मनीष रस्तोगी, वो मुख्यमंत्री सचिवालय में हैं, लेकिन दीपाली रस्तोगी अपनी काबिलियत और अपनी बेबाकी के लिए पूरे भारत में जानी जाती है। खासकर उनके जो लेख छपते हैं वो बहुत ही चर्चा के विषय होते हैं, और वो जब लेख लिखती हैं तो इस बात की परवाह नहीं करती कि उस लेख की आवाज़ कहाँ तक जाएगी, गूंज कहाँ तक जाएगी। चाहे वो शौचालय को उनका लिखा हुआ लेख हो, या उन्होंने जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को लेकर एक लेख लिखा था, दोनों ही लेख उनके बहुत ही उम्दा किस्म के थे। लेकिन वो दीपाली रस्तोगी इस समय बिल्कुल हंटर वाली बनी हुई दिखाई दे रही है वाणिज्यकर विभाग के लिए। देखिए, वाणिज्यकर विभाग में जब मनोज गोविल को लाया गया था तब सरकार मुद्दा मूल था कि रेवेन्यू का मुद्दा एक है, क्योंकि इन दिनों सरकार को रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करें, तो 3-4 विभाग ऐसे हैं, कमर्शियल टैक्स है, एक्साइज है, स्टेट जीएसटी है, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, और स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है। तो लेकिन मनोज गोविल मुझे लगता है कि वित्त सचिव, प्रमुख सचिव वित्त के रूप में तो बेहद सफल रहे, लेकिन वाणिज्यकर विभाग के प्रमुख सचिव के रूप में सरकार को जो नतीजों की उनसे अपेक्षा थी वो दे नहीं पाए, क्योंकि बहुत कसावट, दोनों चीजें, मतलब कसावट तो कामकाज में लाना ही है, साथ साथ रेवेन्यू भी जनरेट करना। लेकिन दीपाली रस्तोगी के वाणिज्यकर विभाग में प्रमुख सचिव बनने के बाद विभाग के कामकाज में तो कसावट आई ही है। रेवेन्यू जनरेट होने का जो इशू है वो भी सरकार को लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो अपने मकसद में सफल हो रही है दीपाली रस्तोगी को। देखिए, दीपाली रस्तोगी के साथ 2-3 प्लस पॉइंट है। एक तो मनीष रस्तोगी जो मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हैं, वो उनकी दीपाली रस्तोगी के पति और उनकी मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रमुख सचिव की के रूप में मौजूदगी का फायदा निश्चित तौर पर दीपाली रस्तोगी खुद तो काबिल अधिकारी, लेकिन उन्हें मिल रहा है। दूसरा यह कि जगदीश देवड़ा जो उस विभाग के मंत्री हैं वो भी बहुत एक सुलझे हुए राजनेता, सीधे और सरल, और इन दिनों अस्वस्थ भी हैं वो। तो इसके कारण दीपाली रस्तोगी को लगभग फ्री हैंड दे रखा है मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री ने। तो उन्होंने एक तो जो है कार्य कुशल, जो बहुत अधिकारी अच्छे दक्ष माने जाते हैं, उन्हें फील्ड की पोस्टिंग में उन अधिकारियों को उन्होंने तवज्जो देना शुरू किया। और दूसरा, जो अधिकारी सरकार को रेवेन्यू के फ्रंट पे मददगार नहीं हो पा रहे थे, उन्हें भी कसना शुरू किया। राजनीतिक पदस्थापनाओं की बजाय वाणिज्यकर विभाग में के तीनों, उसमें चाहे वो एक्साइज हो, चाहे कमर्शियल टैक्स हो, चाहे स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन हो, यहाँ पर योग्यता के आधार पर जो नियुक्तियां, पदस्थापना हो रही है, कहीं ना कहीं वो भी लग रहा है कि सरकार उसका फील्ड में असर देखने को मिल रहा है, और रेवेन्यू जनरेट करने का ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार का उद्देश्य था उसमें भी सफल हुई। तो दीपाली रस्तोगी की इसे योग्यता ही कहा जाएगा, और सरकार ने उनको जो फ्री हैंड दिया है उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में कमर्शियल टैक्स विभाग की पटरी लाइन पे आने लगी। हालांकि दीपाली रस्तोगी की ख्याति ये भी है कि उनकी विभागीय मंत्री से शायद ही बनती हो जी। अब एक नया मुद्दा ये है कि वैसे तो डीसा एंटोनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य सचिव रहे थे, और अपनी पदमुक्ति के पहले, यानी मुख्य सचिव से रिटायर होने के पहले, उन्होंने अपने सेवानिवृत्ति का अच्छा खासा रेरा के अध्यक्ष बन के एक मजमा भी जमा लिया था कि सुरक्षित जीवन गुजर जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों जो चौथी बार पारी खेलने शिवराज जी आए तो वो ना केवल एंटोनी डिसा से नाराज थे, बल्कि परशुराम से भी नाराज थे, और दोनों को कार्यकाल समाप्त होने के पहले ही पद छोड़ना पड़ा। तो कई बार निष्ठाएं बदलना महंगा पड़ जाता है। देखिए, निश्चित तौर पर एंटोनी डिसा शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में बड़ी अहम भूमिका में थे, और इंद्रनील दानी जैसे अधिकारी को, जो चीफ सेक्रेटरी पद के सबसे महत्वपूर्ण दावेदार माने जा रहे थे और सीनियर भी थे, उनको उनकी वरिष्ठता को नजरअंदाज करके एंटोनी डिसा को मुख्य सचिव बनाया। तब भी सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि एंटोनी डिसा छिंदवाड़ा में लंबे समय तक कलेक्टर रहे, जबलपुर में कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, और उसके बाद केंद्र सरकार में भी जब वो महत्वपूर्ण भूमिका में थे, तब मुख्यमंत्री कमलनाथ जो हैं वो उस दौर में वहाँ पे सेंट्रल में मिनिस्टर थे, और उन्हें उनका बड़ा नजदीकी माना जाता। तो ऐसी स्थिति में जब डिसा को मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनाया गया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ था। लेकिन जो कोठरी शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द सक्रिय थी, वो चाहती थी कि एंटोनी डिसा मुख्य सचिव बने, और वो कोठरी उसमें सफल भी हुई थी। जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो एंटोनी डिसा रेरा के चेयरमैन थे, लेकिन रेरा के चेयरमैन से हट के वो मुख्यमंत्री के प्रशासनिक सलाहकार की अघोषित भूमिका में आ गए थे, और उस 15 महीने के दौर में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय और कई बड़ी पदस्थापनाएं एंटोनी डिसा की पहल पर हुई थी। तब तो बड़ा आश्चर्य सबको लग रहा था कि जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरा पावर एंजॉय किया, वो कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में भी महत्वपूर्ण निर्णय में भागीदार, और सबको बड़ा आश्चर्य हो रहा था।
इसीलिए जब कई महत्वपूर्ण निर्णयों में एंटनी डिसा की भागीदारी रही तो लोग प्रशासनिक हलकों में बड़ा माना गया कि ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन चूंकि पुरानी ट्यूनिंग दोनों के बीच में थी इसलिए वो सिलसिला चलता गया। लेकिन संघ की और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की इन चीज़ों पर बड़ी नज़र रही, और अब जब मध्य प्रदेश में वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अभी रेरा के चेयरमैन के रूप में डीसा का कार्यकाल खत्म होने में कुछ समय था, लेकिन उसके पहले ही सरकार ने उनसे इस्तीफा ले लिया, चलता कर दिया। तो बड़ी है ना अप्रिय स्थिति रहती है किसी भी व्यक्ति के लिए जो मुख्य सचिव रहा हो, जो बहुत अलग भूमिका में रहा हो, जिसका कार्यकाल खत्म होने में समय हो और उससे सरकार इस्तीफा मांग ले, किसी भी सीनियर ब्यूरोक्रेट के लिए बड़ी मतलब अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। बहुत धन्यवाद अरविंद तिवारी तमाम जानकारियों के लिए, और आप देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़। हमारा ये जो शो है कहीं न कहीं अगले सोमवार को हम फिर इसी समय लेकर हाजिर होंगे। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, और हमें ये भी ज़रूर बताइएगा कि इस शो को आप की प्रतिक्रिया क्या है, आपको कैसा लगता है, ताकि हम इसमें समय के साथ इसमें और सुधार कर सकें। धन्यवाद।